नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उपनिषद एकेडमी में। दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारे समाजशास्त्र की मूल अवधारणाओं में एक महत्वपूर्ण अवधारणा के बारे में। और आज का हमारा टॉपिक है समिति यानी एसोसिएशन के बारे में। कल के लेक्चर में हमने देखा था संस्था के बारे में, यानी इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा समिति और संस्था को एक साथ पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत अच्छे से समझ में आता है। इसलिए संस्था के टॉपिक को हमने अलग तरीके से पढ़ा था और समिति को हम सेपरेट अलग तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम ये भी देखेंगे कि समिति और संस्था में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र के मूल अवधारणाओं से जुड़े एक महत्वपूर्ण टॉपिक में। और टॉपिक का नाम क्या है? एसोसिएशन यानी समिति। सबसे पहले हम बात करते हैं समिति होती क्या है। क्लियर? तो कल हमने देखा था संस्था होती है, लेकिन संस्था नियमों, कानूनों, परंपराओं से बनती है, स्वतः निर्मित होती है। लेकिन समिति ऐसी नहीं है। नमस्कार सुनील जी। तो समिति है क्या? समिति लोगों का समूह है। जब व्यक्तियों को या जब एक हम कहते हैं भाई लोगों का समूह, भीड़ होती है, जब लोगों के समूह को संगठित किया जाता है किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए, तो इसी समूह को हम समिति कहते हैं। तो दो बातें याद रखिएगा, समिति का मतलब एक संगठित समूह और निश्चित उद्देश्य, ये दो बातें होनी चाहिए समिति के निर्माण के लिए। तो जब भी लोगों को संगठित किया जाता है निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, तो ऐसे समूह को, ऐसे संगठित समूह को हम क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। तो केवल एक सामान्य सी परिभाषा याद कर सकते हैं समिति की। तो समिति क्या हुई? समिति का मतलब हुआ लोगों का ऐसा संगठित समूह जो निश्चित उद्देश्यों के लिए निर्मित होता है, समिति कहलाता है। निर्मित होता है, इसका मतलब समिति स्वतः निर्मित नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है। क्लियर? इसका मतलब समिति का मतलब क्या हुआ? ऐसा संगठित समूह जो विशेष उद्देश्यों के लिए क्या करना पड़ता है? बनाया जाता है। परिभाषाओं से ही इसकी प्रकृति, इसकी अवधारणाओं को समझना आसान होता है। समाजशास्त्र में हर टॉपिक की परिभाषा क्यों होती है? क्योंकि बिना परिभाषा को समझे आप उस मूल अवधारणा की प्रकृति को नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र में अगर आपने हर अवधारणा की प्रकृति को समझ लिया तो बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए, इस परिभाषा में ही कई सारी विशेषताएं भी शामिल हो गई। अभी हम पढ़ेंगे विशेषताओं के बारे में, लेकिन समिति की विशेषताएं इसमें आपको दिखाई दे रही हैं। समिति संगठित होती है, समिति स्वतः निर्मित नहीं होती, इसे बनाना पड़ता है, और समिति के निर्माण के लिए जरूरी है निश्चित उद्देश्यों का होना। बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के समिति नहीं बन सकती। क्लियर हुआ यहां तक? चलिए, तो समिति क्लियर हो गया क्या होता है समिति। तो आसान भाषा में निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित रूप से कार्य करना और समूह को क्या कहलाता है? समिति कहते हैं। यानी अपने निश्चित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए जो व्यक्तियों का समूह बनाया है, संगठित किया है, लोगों को एकजुट किया है, तो वही समिति कहते हैं। तो यही समिति की विशेषता इसे संस्था से अलग करती है। संस्था में क्या होता है? संस्था स्वतः निर्मित होती है, उसे बनाना नहीं पड़ता है, याद रखिएगा। बस ये मूल अंतर होता है समिति और संस्था में। चलिए, अब मैकाइवर पेज या बाकी समाजशास्त्री क्या कहते हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो समाजशास्त्रियों के विचार क्या है समिति को लेकर, एसोसिएशन को लेकर। यहां पे देखिए कीवर्ड का इस्तेमाल किया है हमने परिभाषाओं में याद रखने के लिए। अब कहने को ये तीन परिभाषाएं हैं, मैकाइवर पेज, फेयरचाइल्ड और ऑर्बन निंकॉफ की। लेकिन इन्हें याद कैसे रखा जाए? याद रखने का तरीका है कीवर्ड। मैकाइवर पेज क्या कहते हैं? समिति मनुष्यों का एक समूह है, ये तो याद हो गया। समिति वैसे भी मनुष्यों का समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य के लिए संगठित किया जाता है। यानी तीन बातों पर जोर दिया है मैकाइवर ने। मनुष्यों का समूह है, निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की जाती है, और संगठित रूप होता है किसका? समिति का। फेयरचाइल्ड कहते हैं समिति संगठित समूह है, वो तो सही बात है, संगठित तो है, स्पष्ट रूप से स्वीकृत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई जाती है। लेकिन अब देखिए एक शब्द आ गया, वो क्या है? सचेत रूप से। अब ये सचेत शब्द जो है यही इसकी परिभाषा को अलग कर देता है। तो समाजशास्त्र में परिभाषा याद नहीं की जाती हैं। आप इन सारी परिभाषा को याद नहीं कर सकते, इनके पीछे छुपे कीवर्ड को याद कर लीजिए। तो संगठित, ऐसा संगठित समूह जो समान उद्देश्यों के लिए सचेत रूप से बनाया जाता है। अब जैसे ही सचेत शब्द आएगा, जैसे ही सचेत शब्द का इस्तेमाल होगा, आप समझ जाइए परिभाषा किसकी है? फेयरचाइल्ड की परिभाषा है। याद हो गया? तो मैकाइवर पेज और फेयरचाइल्ड की परिभाषाएं पढ़ने में समान लगती हैं,
बस एक कीवर्ड के चलते ये परिभाषा अलग हो जाती है। अगला देखिए, ऑर्बन निमकॉफ क्या कहते हैं? समिति एक ऐसा संगठन है जो प्रायः विशेष स्वार्थों के लिए, ये शब्द क्या आ गया? विशेष स्वार्थ। यहां पे उद्देश्य नहीं लिखा इन्होंने क्या लिखा है? स्वार्थ। विशेष स्वार्थों के लिए बनाया जाता है। तो कई बार चीजें देखिए, परिभाषाएं इसलिए याद नहीं करनी पड़ती, परिभाषाओं का कीवर्ड पकड़ लीजिए। तो समान उद्देश्यों के लिए बनाया गया संगठित समूह मैकआइवर पेज की परिभाषा है। सचेत रूप से बनाया गया समूह फेयरचाइल्ड की परिभाषा है। विशेष स्वार्थों के लिए बनाया गया विशेष समूह, इसकी परिभाषा है ऑर्बन निमकॉफ की परिभाषा है। इन 3 कीवर्ड को याद कर लीजिए, आपको 3 परिभाषाएं याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। मैकआइवर क्या कहते हैं? मैकआइवर कहते हैं समिति एक समुदाय नहीं है, बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। इसको रट्टा नहीं मानना, ये कथन है, ये हमारा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, कई बार कथन क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान समझिए, समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के भीतर एक संगठन है। जैसे मान लीजिए किसी गांव में कई सारे घर बने हुए हैं, उनमें से एक घर क्या है? समिति है। तो ये पूरा समुदाय है, घरों का समूह है, और इसमें एक घर क्या है? समिति है। क्लियर हो गया? तो समुदाय नहीं है, समुदाय के भीतर एक क्या है? अपने आप में संगठन है। कौन? समिति। तो गांव जैसे एक समुदाय होता है, और गांव के अंदर कोई पुस्तकालय है, कोई कॉलेज है, ठीक है। जैसे हमने कह दिया कि गांव के अंदर दुर्गा उत्सव समिति है। अब इस गांव में, ठीक है भाई, झांकी लगनी है, गणेश चतुर्थी आने वाली है, गणेश जी की झांकी लगनी है, तो गणेश उत्सव समिति बनी है। तो ये गणेश उत्सव समिति क्या हो गई? पर्टिकुलर एक पर्पस के लिए बनाई गई है। तो ऐसे लोगों का समूह जिन्होंने गणेश जी की झांकी लगाने के लिए अपने आप को संगठित किया है, और बड़े पैमाने पर गणेश चतुर्थी का त्योहार बनाने के लिए, झांकी लगाने के लिए वो संगठित हुए हैं। तो गांव समुदाय है, इस समुदाय के अंदर गणेश चतुर्थी या दुर्गा उत्सव समिति बनाई गई है, ताकि पर्टिकुलर पर्पस के लिए, कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए। उसे हम समिति क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लोग संगठित हुए हैं। क्लियर हो गया? तो एक गांव समिति नहीं हो सकता, गांव तो समुदाय है। गांव में पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए जब लोगों को संगठित किया जाएगा, वो क्या बन जाएगी? वो समिति बन जाएगी। कोई दिक्कत? इसलिए अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है मैकआइवर का कि समिति समुदाय नहीं है, समुदाय के भीतर एक संगठन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे समिति की प्रकृति के बारे में। तो समिति की प्रकृति क्या होती है, इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है। ये समिति की विशेषताओं में भी आती है और समिति की प्रकृति को अंतर्गत भी आती है। समिति की पहली विशेषता होती है कि इसकी जो सदस्यता होती है वो कैसी होती है? ऐच्छिक होती है। ठीक है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जैसे आपके मोहल्ले में दुर्गा उत्सव समिति है, गणेश उत्सव समिति है, तो पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए वो समितियां बनाई गई हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहल्ले के सभी लोग उस समिति के अनिवार्य सदस्य होंगे। आपकी मर्जी है, आप उसके मेंबर बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। जैसे आपके कॉलेज में छात्र संघ के चुनाव होते हैं, तो एबीवीपी है, एनएसयूआई है, ये छात्रों के संगठन है विश्वविद्यालय के स्तर पर, महाविद्यालय के स्तर पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज के सभी स्टूडेंट या विश्वविद्यालय के सभी स्टूडेंट इनके मेंबर होते हैं। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। व्यापारियों का एक समूह है, समिति है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाजार के सभी व्यापारी उसके मेंबर होंगे। ये व्यापारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो सदस्य बनना चाहता है कि नहीं चाहता है। ठीक है, इसका मतलब समिति की पहली विशेषता या पहली प्रकृति क्या है कि इसकी सदस्यता पूर्णतः ऐच्छिक होती है। दूसरा, क्योंकि समिति जो है वो अस्थायी प्रकृति की है, क्योंकि विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। जैसे ही उद्देश्य पूरा हो जाता है, कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो अस्थायी तौर पर होती हैं, उद्देश्य प्राप्त करते ही समाप्त हो जाती हैं। क्लियर? आपने देखा होगा, कई बार सुनते हैं पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनती है, तो पार्लियामेंट में कोई कमेटी बनी, निश्चित उद्देश्यों को पूरा किया और समाप्त हो जाती है। तो प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। तो दूसरी विशेषता क्या हो गई? क्योंकि ये निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाई गई है, जैसे ही उद्देश्य पूरा होता है समिति समाप्त हो जाती है। जैसे मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ आई है, तो क्या बनाया गया? बाढ़ राहत समिति बनाई गई या बाढ़ राहत कमेटी बनाई गई। जैसे ही बाढ़ का पानी उतर गया, पुनर्वास कार्यक्रम पूरा हो गया, ये समिति अपने आप ही क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। क्लियर? कुंभ मेला समिति बनाई गई, महाकुंभ मेला समिति, उसका काम था कुंभ का आयोजन करवाना व्यवस्थित तरीके से। जैसे ही कुंभ मेले का आयोजन संपन्न हुआ, पूर्णतः समिति अपने आप समाप्त हो गई।
तो समिति की प्रकृति कैसी होती है? अस्थायी होती है। तीसरा, समिति का नेचर होता है हस्तांतरित हित होते हैं, यानी ये हमेशा विशिष्ट हितों के लिए बनाई जाती है, ये समान हितों को पूरा करने के लिए बनाई गई समिति नहीं होती है। ये एक ऐसा समूह होता है जो हमेशा विशिष्ट स्पेसिफिक हितों को लेकर बनाया जाता है, पर्टिकुलर किसी निर्धारित पर्पस को पूरा करने के लिए। समिति के 50-60 पर्पस नहीं होते हैं, एक विशेष पर्पस होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है, इसके लिए इसे बनाया जाता है। क्लियर? तो ये इसकी नेचर है, ये इसकी प्रकृति है। चलिए, ये तो बात हो गई किसकी? समिति की प्रकृति की। अब समिति की बात आती है, समिति का आवश्यक तत्व क्या है, एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट क्या है, ये आपको क्लियर होने चाहिए। इनिशियल एलिमेंट कहते हैं जिसे हम, आवश्यक तत्व, जिसके बिना समिति बनी ही नहीं सकती। तो 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं समिति के निर्माण के लिए। पहला है मानव समूह। समिति किसके लिए बनाई गई है? मनुष्यों की सेवा के लिए, मनुष्यों को विशेष उद्देश्य देने के लिए, या समाज के विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। समाज किससे बनता है? मनुष्य से बनता है। तो समाज की मूल इकाई क्या है? मनुष्य है। तो स्वाभाविक तौर पर मनुष्य का होना जरूरी है। और हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था? ये मनुष्यों को द्वारा या संगठित मनुष्यों का संगठित समूह है। तो बिना मानव के, बिना मनुष्यों के समिति नहीं बन सकती। दूसरा, एक निश्चित उद्देश्य होना जरूरी है। आपने लोगों को संगठित कर लिया, लेकिन अगर आपका कोई पर्पस नहीं है तो फिर वो समिति नहीं कहलाएगा, वो केवल मनुष्यों की भीड़ कहलाएगा। जैसे रैलियां होती हैं, बड़े बड़े आयोजन होते हैं, कई हजारों लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन कोई पर्पस नहीं है, तो क्या इसको उद्देश्य समिति कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो मनुष्यों का संगठित होना भी जरूरी है, मनुष्यों का होना भी जरूरी है, और पर्टिकुलर एक निश्चित उद्देश्य होना भी जरूरी है। तीसरा, सहयोग की भावना। आपने लोगों को संगठित कर लिया निश्चित उद्देश्य के लिए, लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग दिशा में चल रहा है उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, ऐसा काम नहीं होगा। एक दूसरे का सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर समिति के सदस्यों में प्रतिस्पर्धा है, विमनस्य की भावना है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना है, तो काम नहीं चलेगा। समूह के सदस्यों के प्रति सहयोग की भावना होनी चाहिए। और चौथा, संगठन होना चाहिए। अगर आपने लोगों को समूह इकट्ठा तो कर लिया पर विशेष पर्पस के लिए, और सब में सहयोग की भावना भी है, लेकिन अगर आप उसे ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं तो समिति अपना काम नहीं कर पाएगी। तो समिति के लिए जरूरी क्या है? मनुष्यों का समूह हो, संगठित उद्देश्य, संगठन की भावना हो, निर्धारित निश्चित उद्देश्य हो, और सहयोग की भावना हो। ये 4 एलिमेंट अगर शामिल हैं तो क्या हो जाती है? समिति का निर्माण हो जाता है। क्लियर? इसे समिति के 4 आवश्यक तत्व कहते हैं। इन 4 आवश्यक तत्वों के बिना समिति नहीं बन सकती। अब बात आती है समिति की विशेषताओं की। तो पहली बात तो समिति क्या होती है? समिति की पहली विशेषता है, समिति मूर्त होती है। क्यों? क्योंकि ये मनुष्यों के समूह से बनी है और मनुष्यों को देखा जा सकता है। मनुष्यों का संगठित समूह होती है और मनुष्यों को देखा जा सकता है, इसलिए समिति कैसी होती है? मूर्त होती है। ठीक है, यानी एक ऐसा संगठन है जिसे देखा और छुआ जा सकता है, इसलिए सबसे पहली विशेषता होती है समिति की, यह मूर्त होती है। दूसरा, इसकी स्थापना विचार पूर्वक होती है। हमने क्या लिखा? हर परिभाषा में आपने देखा था, समिति संगठित उद्देश्यों के लिए या समिति निश्चित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। ये बनाई जा रही है, ये सुजूनेसिस नहीं है। संस्थाएं सुजूनेसिस होती हैं, यानी स्वतः उत्पन्न होती हैं, विकसित होती हैं, लेकिन समिति ऐसी नहीं है। समिति को आपको बनाना पड़ता है, ये स्वतः विकसित नहीं होती है, इनकी स्थापना सोच समझकर की जाती है। ये इसकी विशेषता है। तीसरा, समिति में कृत्रिम संगठन होता है। याद रखिए, नेचुरल संगठन नहीं है, याद रखिएगा। जैसे समुदाय होता है, संस्थाएं होती हैं, ये नेचुरल होती हैं, ये विकास की प्रक्रिया के चलते बनी है, लेकिन ये अपने आप में बनाया गया है, इसलिए जो भी चीज बनाई गई है वो आर्टिफिशियल होगी, वो कृत्रिम होगी। ठीक है, तो अपने आप में कैसा होता है? कृत्रिम ढांचा होता है। क्लियर यहां तक? चौथा, समिति नियमों पर आधारित होती है। बिना नियमों के बिना तो संस्था भी काम नहीं कर सकती, तो संस्थाएं नियमों से बनती हैं, नियमों को चलाती हैं। समितियों में नियम पाए जाते हैं। अब समिति को कार्य करना है, निश्चित उद्देश्य पूरे करने हैं, बिना नियम के क्या उद्देश्य पूरे हो जाएंगे? आपने लोगों को जोड़ लिया, ठीक है, तो लोगों को जोड़ने का भी नियम होगा, लोगों को समिति से बाहर करने का भी नियम होगा, समिति में कार्यों का विभाजन करने का नियम भी होगा। कौन से उद्देश्य कौन सा समूह करेगा, या कौन सा उद्देश्य किसको दिया जाएगा, कौन सा काम किसको दिया जाएगा, श्रम विभाजन करना, कार्यों का वर्गीकरण करना, हर चीज के नियम होंगे कि नहीं होंगे? बिना नियमों के आप हजारों लोगों को चला देंगे क्या? नहीं चला सकते। आपने मान लीजिए कोई समिति बनाई जिसमें 100 मेंबर शामिल हैं, 50 मेंबर शामिल हैं, तो उन 50 मेंबरों को आपको श्रम विभाजन करना पड़ेगा ना, कार्यों का बंटवारा करना पड़ेगा। समिति में नए सदस्यों को अगर शामिल करना है उसका नियम भी होना चाहिए।
ये तो कह नहीं सकते आप रातों रात किसी व्यक्ति को समिति से बाहर कर देंगे, ऐसा कौन हो सकता है। तो समिति नियम कानून पर चलती है। तो समिति हमेशा किस पे होती है, समिति आंतरिक नियमों पर चलती है। पांचवा, समिति में औपचारिक संरचना होती है। ये औपचारिक संरचना क्या होती है, समिति का कोई अध्यक्ष होगा, चेयरपर्सन होगा, समिति के सेक्रेटरी होंगे, समिति में मेंबर्स होंगे, समिति में कोषाध्यक्ष होंगे। तो समिति में कई सारे होते हैं, याद रखिएगा। जैसे हम कहते हैं दुर्गा उत्सव समिति, तो एक व्यक्ति चंदा इकट्ठा करता है, एक व्यक्ति व्यवस्था करता है झांकियों की, एक व्यक्ति भोजन की व्यवस्था करता है, एक व्यक्ति भगवान के दर्शन की व्यवस्था करता है, पूजा पाठ की व्यवस्था करता है। तो हर व्यक्ति के कामों को बंटवारा किया गया जाता है, हर व्यक्ति की रैंक डिसाइड होती है, कौन व्यक्ति क्या काम करेगा। क्लियर। तो याद रखिएगा, हमेशा एक औपचारिक संरचना होती है संस्था में, समिति में। क्लियर हुआ। तो ये समिति की विशेषताएं हैं। अब आते हैं समिति का वर्गीकरण। यहां से पेपर थोड़ा सा जटिल होना शुरू हो जाता है। समिति का वर्गीकरण अगर हम बात करें तो मैकआइवर पेज ने हितों के आधार पर, इंटरेस्ट के बेसिस पर समिति को दो भागों में बांटा। किसने, मैकआइवर पेज ने। तो मैकआइवर पेज ने किताब लिखी, किताब का नाम क्या है, सोसाइटी। और सोसाइटी में इन्होंने हितों के आधार पर, इंटरेस्ट के बेसिस पर दो प्रकार की समिति की बात करी है। अब दो प्रकार के इंटरेस्ट हैं, एक होता है आप विशिष्ट हित, ठीक है, और दूसरा होता है स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट, यानी विशिष्टीकृत हित। यानी कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो समान हितों के लिए बनाई गई हैं, यानी कोई विशेष हित नहीं है, सबके हितों के लिए बनाई गई हैं। और कुछ समितियां ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर कुछ लोगों के हितों के लिए बनाई जाती हैं। यानी जब कोई समिति इस उद्देश्य के लिए बनाई गई है जिसमें समाज कल्याण की भावना जुड़ी है, जो सभी के कल्याण की जो बात करती है, जो सभी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, उसे हम कहते हैं विशिष्ट हित। यानी ऐसी समितियां जो एक काम के लिए नहीं बनाई गई हैं, या किसी एक समुदाय या एक किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं बनाई गई हैं, वो समितियां कई सारे काम कर रही हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जैसे हम कहते हैं स्टेट, जैसे हम कहते हैं परिवार। तो परिवार और स्टेट ये समिति है, किसके अनुसार, मैकआइवर के अनुसार। अब यहां पर विवाद हो सकता है, अभी हम देखेंगे। वैसे परिवार को संस्था कहा जाता है, समिति नहीं, लेकिन मैकआइवर ने राज्य और परिवार दोनों को समिति कहा है। यहीं से पेपर बिगड़ जाता है, क्योंकि परिवार को और राज्य को संस्था का दर्जा प्राप्त है, समिति का नहीं। अभी हम पढ़ेंगे क्या परिवार समिति है, क्या राज्य समिति है, क्या धर्म समिति है, ऐसे प्रश्नों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो मैकआइवर पेज ने परिवार को और राज्य को दोनों को समिति माना है। क्यों, क्योंकि ये हमेशा याद रखिए व्यापक हितों के लिए काम करते हैं। राज्य क्या किसी एक विशेष पर्पस के लिए बनाया गया है, परिवार क्या कोई विशेष काम करता है, नहीं, कई सारे कामों का आयोजन करता है, कई सारे कामों को संपन्न करता है। तो परिवार को, राज्य को समिति का दर्जा किसने दिया है, समिति किसने माना है, मैकआइवर पेज ने माना है। और दूसरा होता है विशिष्ट हित, जो किसी खास उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं, उसे हम कहते हैं विशिष्ट हित समिति। यह समिति का वर्गीकरण किसने किया है, मैकआइवर पेज ने किया है। अब जो विशिष्ट हित समिति होती है, इसको समझ लीजिए। विशिष्ट हित समितियां जो हैं, याद रखिए, उसको चार भागों में बांटा है, किसने, मैकआइवर ने। जैसे आर्थिक हितों के आधार पर, तो आर्थिक हितों के आधार पर जो व्यावसायिक संघ बनते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आप कई बार सुनते होंगे, व्यापारियों के संगठन होते हैं, बिजनेसमैन के संगठन होते हैं। तो व्यापारिक संघ है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये आर्थिक हितों के आधार पर बनाई गई समितियां हैं मैकआइवर के अनुसार। ठीक है, सांस्कृतिक के स्तर पे देखें, धार्मिक संगठन है, चर्च है, दुर्गा उत्सव समिति है, गणेश उत्सव समिति है, ये क्या है, ये अपने आप में सांस्कृतिक आधार पर या सांस्कृतिक हितों के लिए बनाई गई समितियां हैं। तीसरा, राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए बनाई गई समितियां हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स क्लब हैं, थिएटर ग्रुप हैं, ये क्या है, ये मनोरंजनात्मक गति हितों के पूरा करने के लिए बनाई गई समितियां हैं। तो मैकआइवर पेज ये कहते हैं कि समितियां हितों के आधार पर दो भागों में बटी हैं, आप विशिष्ट हित और विशिष्ट हित। आप विशिष्ट हित का मतलब ऐसी समितियां जो कोई एक काम नहीं करती, कई सारे काम आयोजित करती हैं, जैसे परिवार और राज्य। लेकिन विशिष्ट हित समितियां चार प्रकार की होती हैं, जो चार प्रकार के हितों को पूरा करने के लिए बनाई जाती हैं, आर्थिक हितों के लिए, राजनीतिक हितों के लिए, सांस्कृतिक हितों के लिए और मनोरंजनात्मक हितों के लिए। जैसे हम कहते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स, व्यापारिक संघ, राजनीतिक दल, ठीक है, दुर्गा उत्सव समिति, चर्च, धार्मिक संगठन, स्पोर्ट्स क्लब, ये सब क्या है, ये सब समितियों के उदाहरण हैं मैकआइवर के अनुसार, और ये पर्टिकुलर किसी विशेष पर्पस के लिए बनाई गई हैं। अब बात आती है जीएचडी कॉल क्या कहते हैं। जीडीएच कॉल का कहना यह था कि समितियों को हितों के आधार पर इन दोनों भी बांटा,
ऐसा नहीं कि हितों के समितियों का वर्गीकरण केवल मैकाइवर पेज ने किया है, एच कॉल ने भी, याद रखिए जीडी एच कॉल ने भी समितियों का वर्गीकरण किया है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि जो राज्य है, ठीक है, इसे उन्होंने क्या नाम दिया है, एक महासमिति का नाम दिया है। हमारे लिए यही क्वेश्चन बनता है कि राज्य को और परिवार को समिति माना है मैकाइवर पेज ने भी, लेकिन राज्य को एक महासमिति कहा है किसने, जीएचडी कॉल ने। बस यही छोटे छोटे डेटाबेस क्वेश्चन हमारे पेपर को बिगाड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, क्योंकि मैकाइवर ने जिस मुद्दे को उठाया है, मैकाइवर ने कहा कि राज्य एक समिति है, परिवार एक समिति है, अविशिष्ट हितों को पूरा करने के लिए बनाई गई समिति है। तो मैकाइवर पेज राज्य और परिवार दोनों को समिति मानते हैं, लेकिन हम तो हमेशा परिवार को संस्था के रूप में देखते आए हैं। तो यहां से प्रश्न उठता है, क्या परिवार एक समिति है? ऐसे क्वेश्चन कथन कारण वाले में आते हैं, याद रखिएगा। तो पहली बात तो ये, क्या परिवार एक समिति है? तो उसको दो दृष्टिकोण से देखिए। परिवार व्यक्तियों का समूह है, समिति भी व्यक्तियों का समूह है। परिवार कुछ निर्धारित उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, समिति भी निर्धारित उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। इस आधार पर तो क्या है, परिवार एक समिति है। वहीं परिवार नियमों, विवाह परंपराओं, कार्य प्रणालियों का काम करती है, बच्चे का समाजीकरण करती है, संस्था के रूप में काम करती है, नियम कानून के हिसाब से चलती है। तो इस रूप में परिवार क्या हो जाती है, परिवार, याद रखिए, फिर संस्था बन जाती है। यानी दोनों दृष्टिकोण से देखें तो परिवार समिति भी है और संस्था भी है। परिवार कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करती है तो वो क्या बन जाती है, समिति बन जाती है। लेकिन क्या परिवार की सदस्यता अस्थायी होती है? क्या परिवार की सदस्यता ऐच्छिक होती है? आप अपनी मर्जी से कभी भी परिवार की सदस्यता छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। तो इसका मतलब परिवार समिति तो नहीं हो सकता, परिवार क्या है, संस्था है। क्लियर हुआ? क्या परिवार का निर्माण होता है? नहीं, परिवार का विकास हुआ है। परिवार एक उद्विकासीय प्रक्रिया से डेवलप हुआ है, जबकि समिति तो क्या होती है, अस्थायी होती है। क्या परिवार अस्थायी होते हैं? नहीं। ठीक है, सीधी सी बात है। क्या परिवार का निर्माण 4 लोगों ने मिलकर किया है? नहीं। विवाह परंपरा से, एक विवाह नामक संस्था से परिवार नामक संस्था का गठन हुआ है। जो बना ही एक संस्था से है तो समिति कैसे हो जाएगा? क्लियर? तो कुछ कार्यों को करने के चलते हम उसे समिति नहीं कह सकते। कुल मिलाकर परिवार एक संस्था है, समिति नहीं है। ठीक है। अब मैकाइवर पेज कहते हैं कि भाई परिवार तो एक समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जैसे भाई पर स्त्री पुरुष हैं, बच्चों का संगठन, यौन संबंध, बच्चों का पालन पोषण, इसके लिए बनाया गया है, तो इसको तो समिति कहना चाहिए। यहाँ पर मैकाइवर जो पेज हैं वो गलत साबित होते हैं। सभी समाजशास्त्रियों ने मैकाइवर पेज के इस वर्गीकरण को गलत माना है, क्योंकि मैकाइवर पेज ये कहते हैं कि परिवार समिति है, लेकिन जो अन्य समाजशास्त्री हैं उनके तर्क ज्यादा प्रभावी हैं, क्योंकि परिवार पर समिति के सभी लक्षण लागू नहीं होते। हाँ, एक लक्षण लागू होता है कि परिवार कुछ निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करता है, लेकिन इस बेसिस पर आप सारे बाकी लक्षणों को अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे ऐसे लक्षण हैं जो संस्था के रूप में दर्शाते हैं परिवार को, समिति के रूप में नहीं। और समिति की सारी लक्षण, सारी प्रकृति, सारी विशेषताएं परिवार रूपी संस्था पर लागू नहीं होती है। इसलिए परिवार एक संस्था है, एक समिति नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए अब बात आती है, जो लोग ये कहते हैं कि परिवार एक समिति है, क्यों? क्योंकि परिवारों का परिवार एक समूह है, एक निर्धारित उद्देश्यों को पूरा करता है, ठीक है, व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए समिति है। मैकाइवर ये कहते हैं। लेकिन अन्य समाजशास्त्री कहते हैं कि नहीं, परिवार का स्वतः विकास हुआ है, जबकि जो समिति होती है वो तो कृत्रिम होती है, वो तो बनाई जाती है। परिवार की सदस्यता ऐच्छिक नहीं होती, जबकि समिति की सदस्यता तो ऐच्छिक होती है। परिवार में व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरा जीवन जुड़ा होता है, व्यक्ति अपने चाहकर भी अपने आप को परिवार से अलग नहीं कर सकता, जबकि समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है, व्यक्ति जब चाहे समिति की सदस्यता छोड़ सकता है। तो इस आधार पर, इन तर्कों के आधार पर परिवार एक संस्था है, इन आधारों पर परिवार एक समिति है। लेकिन अंतिम निष्कर्ष पर अगर आपसे पहुंचा जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि परिवार एक समिति है या संस्था है, तो आपके याद रखिएगा हमेशा संस्था ही मानना है। केवल एक या दो आधारों पर आप परिवार को समिति नहीं मान सकते। बात अलग है कि मैकाइवर पेज ने इसको समिति माना है। चलिए अब आते हैं, बात करते हैं कुछ मुद्दों पर। देखिए और कुछ नए संदर्भ उभर कर सामने आते हैं। आपने देखा होगा यूजीसी नेट के सिलेबस में एक लाइन आती है,
परिवार की बदलती परिपाटियां, विवाह की बदलती परिपाटियां। मॉडर्न सोसाइटी में लोग शादी ही नहीं करते। मॉडर्न सोसाइटी में लोग क्या है, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप में रहने से परिवार नामक संस्था तो बनेगी ही नहीं। तो ऐसे में अगर हम देखें आधुनिक संदर्भ में परिवार क्या बनते जा रहे हैं, आधुनिक संदर्भ में परिवार एक समिति के रूप में डेवलप होते जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे परिवार समिति हैं, नहीं, लेकिन हाँ, मॉडर्न कल्चर आने वाले वर्षों में अगर ये लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट बढ़ता चला गया तो व्यक्ति केवल क्या कर रहा है, व्यक्ति केवल आपसी सहमति से एक सदस्य परिवार का निर्माण करेगा और जब चाहे अलग हो जाएगा। यानी धीरे धीरे परिवार में समिति के लक्षण दिखाई देने लगेंगे इस लिव इन रिलेशनशिप के चलते। यही कहना है आधुनिक समाजशास्त्रियों का। अब यहां से एक और मुद्दा उठता है, क्या राज्य समिति है? ये भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैकाइवर पेज ने तो कह दिया कि परिवार भी समिति है, राज्य भी समिति है, लेकिन राज्य समिति नहीं है। क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि राज्य नागरिकों का समूह है, कानून व्यवस्था लागू करता है। तो नागरिकों का समूह और कानून व्यवस्था लागू करता है इसलिए समिति है, ये तो समझ में आता है। लेकिन राज्य क्या बनाया गया है? राज्य का विकास हुआ है। जब भी राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ते हैं तो राज्य को बनाया नहीं गया है, राज्य का स्वतः विकसित हुआ है। राज्य की अवधारणा उद्विकासी दौर से गुजरी है, राज्य को बनाया नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। क्लियर? यही कारण है कि राज्य को भी समिति का दर्जा नहीं मिलता, राज्य को भी संस्था का दर्जा दिया गया है। क्योंकि जो भी संस्था नियम कानून बनाती है, जो भी संस्था नियम कानून के माध्यम से व्यवहारों का नियंत्रण करती है, उसे हम संस्था ही कहेंगे, उस समूह को, उसे हम राज्य नहीं कहेंगे। अब यहाँ पे विशेषता होती है समिति की, समिति अस्थायी है। क्या राज्य अस्थायी होता है? सरकारें आती जाती हैं लेकिन राज्य कहीं नहीं जाता है, राज्य तो स्थायी ही रहेगा हमेशा। क्लियर? अब आती है बात धर्म की। क्या धर्म एक संस्था है कि समिति है? अब याद रखिएगा, धर्म एक संस्था है, क्योंकि धर्म व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करती है। धर्म नीतियों, परंपराओं, मूल्यों, रूढ़िवादिताओं, प्रथाओं के द्वारा हमारे व्यवहार का नियंत्रण करती है। संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने में बड़ा योगदान होता है धर्म का। तो धर्म अपने आप में हमारे व्यवहार को नियंत्रित करने वाली संस्था है। धर्म के द्वारा कानून की व्याख्या होती है, धर्म के द्वारा सामाजिक नियमों की व्याख्या होती है, इसलिए धर्म को संस्था कहा जाता है, याद रखिए, समिति नहीं। लेकिन हाँ, धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए जो संगठन बनाए जाते हैं, जैसे चर्च, तो चर्च क्या हो गया अपने आप में? चर्च एक समिति है, चर्च संगठन संस्था नहीं है। दुर्गा उत्सव समिति एक समिति है, गणेश उत्सव समिति एक समिति है, ठीक है। रामलीला कराने वाले जो संगठन है वो एक समिति है, क्योंकि वो धार्मिक उद्देश्यों को पूरा कर रहे हैं, वो अपने आप में धर्म नहीं है। क्लियर? तो धर्म एक संस्था है, लेकिन धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने वाली इकाइयां एक समिति है। तो चर्च धर्म नहीं है, चर्च कोई संस्था नहीं है, चर्च एक समिति है जो धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाया गया है। मंदिर एक समिति है, मंदिर एक संस्था नहीं है, याद रखिएगा। मस्जिद एक समिति है, मस्जिद एक संस्था नहीं है। तो जो भी मंदिर मस्जिद हैं, जो भी चर्च हैं, जो भी गुरुद्वारे हैं, ये अपने आप में समिति हैं, ना कि संस्था। संस्था तो अपने आप में कौन है? धर्म। धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन्हें बनाया गया है। यही कारण है कि ऐसे घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, इसलिए पेपर बिगड़ने लगता है। अब बात आती है संस्था और समिति के बीच के डिफरेंस की। तो हम जानते हैं संस्था और समिति का डिफरेंस क्यों पढ़ना है। तो जीआईसी की परीक्षाओं में, जीडीसी की परीक्षाओं में, यहाँ पे प्री और प्लस मेंस का पेपर होता है, और मेंस में 125 शब्दों में और 200 शब्दों में लिखने को आता है, आंसर राइटिंग करने को आता है। तो ऐसे में क्वेश्चन आपको क्लियर होना चाहिए। तो समिति क्या है, पहले इसको समझिए। जैसा कि आप जानते हैं, समिति मनुष्यों का संगठित समूह है, और क्योंकि मनुष्यों को देखा जा सकता है इसलिए मूर्त संगठन होता है। जबकि संस्था नियमों और विधियों की व्यवस्था होती है, और नियमों विधियों को देखा नहीं जा सकता, इनको केवल इंप्लीमेंट किया जाता है, इसलिए ये अमूर्त संगठन होता है। समिति उद्देश्यपूर्ण तरीके से, विचारपूर्वक तरीके से बनाई जाती है। संस्थाएं स्वतः निर्मित होती हैं, सुई जुनेसिस होती हैं। समिति का एक नाम होता है, दुर्गा उत्सव समिति, ठीक है, या कोई भी समिति, समिति का एक नाम होगा। लेकिन संस्था के प्रतीक होते हैं, जैसे धर्म का प्रतीक है, ईसाई धर्म का प्रतीक है, सनातन धर्म के प्रतीक हैं। तो प्रतीकों का इस्तेमाल होता है, सिंबल का इस्तेमाल होता है संस्थाओं में, ठीक है। संस्था भंग हो सकती है क्योंकि निर्धारित उद्देश्यों के लिए बनाया गया है, अस्थायी प्रकृति होती है। संस्थाएं भंग नहीं होती, संस्थाएं समाज की नींव हैं। व्यक्ति आएगा जाएगा, संस्थाएं कहीं नहीं जाएंगी, संस्थाएं व्यक्ति को चलाने के लिए बनाई गई हैं।
समिति के जो नियम होते हैं वो औपचारिक होते हैं, लिखित होते हैं। कौन अध्यक्ष होगा, कौन सचिव होगा, समिति की मेंबरशिप कैसे मिलेगी, समिति की मेंबरशिप से कैसे बाहर किया जाएगा, समिति क्या क्या काम करेगी, हर चीज लिखित रूप में होती है। संस्थाओं के नियम लिखित रूप में नहीं होते हैं, वो प्रथाएं हैं, रूढ़िवादिताएं हैं, मान्यताएं हैं, इन्हें लिखा नहीं गया है। ठीक है, हम समिति के मेंबर बन सकते हैं। आपके मोहल्ले की समिति होती है, मोहल्ला उत्सव समिति है, मोहल्ला कल्याण समिति होती है, ठीक है, दुर्गा उत्सव समिति है, ठीक है, गणेश उत्सव समिति है, आप उसमें मेंबर बन सकते हैं। छात्र संघ समिति है, व्यापारियों का संघ होता है उसकी समिति है, स्पोर्ट्स क्लब है उसका मेंबरशिप आप ले सकते हैं, लेकिन आप संस्थाओं के सदस्य नहीं बन सकते। क्लियर? इसलिए मैकाइवर का बड़ा फेमस स्टेटमेंट पढ़ा था ना आपने पिछली क्लास में कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। ये बड़ा फेमस स्टेटमेंट है किसका? मैकाइवर पेज का। क्लियर हुआ यहां तक? तो कुल मिलाकर समिति क्या है, इतना सब कुछ पढ़ने के बाद समिति के बारे में आपके क्या विचार उभर कर सामने आए? पहला, समिति विचार पूर्वक निर्मित होती है। दूसरा, समिति मूर्त समूह होती है। समिति विशेष उद्देश्यों के लिए बनाई जाती है। समिति औपचारिक नियमों पर चलती है, लिखित नियमों पर चलती है। समिति की सदस्यता ऐच्छिक होती है। ये आखिरी में समिति के बारे में ये आपको सार क्लियर होना चाहिए। क्लियर? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। किसने कहा था? ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है, मैकाइवर पेज का स्टेटमेंट है। यहां तक कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन है पूछ लीजिए। आया समझ में? तो बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अपने आप में ये। अब संस्था और समिति को जब एक साथ पढ़ते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए संस्थाओं को अलग करके पढ़िए। इसलिए हमने संस्था का टॉपिक अलग पढ़ाया, समिति का टॉपिक अलग से पढ़ाया है। हाँ, कुछ डाउट यहाँ पे कथन कारण वाले क्वेश्चन कहाँ से उलझने में आते हैं? क्या परिवार एक समिति है कि संस्था है? धर्म एक समिति है कि संस्था है? राज्य एक समिति है या संस्था है? देखिए, मैकाइवर थोड़ा उलझा देते हैं। मैकाइवर ने क्या किया? मैकाइवर ने राज्य को और परिवार को समिति का दर्जा दे दिया, यहीं से विवाद शुरू हो गया। लेकिन अंतिम तौर पर आपको मान के चलना है, यही 100% सही भी है कि राज्य और परिवार एक संस्था है, समिति नहीं है। हाँ, मैकाइवर ने जो 4 हित बताए हैं, विशेष हित, और उस आधार पर 4 समितियां बनती हैं। आर्थिक हितों के आधार पर, राजनीतिक हितों के आधार पर, ठीक है, सांस्कृतिक हितों के आधार पर, मनोरंजनात्मक हितों के आधार पर जो समितियां बनती हैं उनके उदाहरण अच्छे से पढ़ के रखिएगा। जैसे व्यापारी संघ है, जैसे राजनीतिक दल है, जैसे आपके धार्मिक समितियां हैं, चर्च है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब हैं, ये सब क्या होते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं। ये सब समिति के उदाहरण हैं, संस्थाओं के नहीं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने छोटा सा टॉपिक था। इस टॉपिक में आज हमने पढ़ा किसके बारे में? समिति के बारे में। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन ऐसे ही लेक्चर चलते हैं और लाइव लेक्चर ज्वाइन किया कीजिए। स्टूडेंट बहुत सारे हैं लेकिन लाइव में बहुत कम लोग आते हैं। ज़्यादा लोग ये है कि गवर्नमेंट जॉब, किसी न किसी जॉब कर रहे हैं आजकल, या टाइम नहीं मिल पाता है पर्टिकुलर उस समय लाइव क्लासेस का, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख सकते हैं। हाँ, बहुत से लोगों को लगता है कि 6 जुलाई को बैच शुरू हुआ था, तो जो हम ज्वाइन करेंगे तो हमारे क्लासेस छूट चुकी हैं। टेंशन मत लीजिए, 6 जुलाई को बैच शुरू हुआ था, जितने टॉपिक हो चुके हैं वो सब आपको मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 6 जुलाई को शुरू हुआ है तो आपने बीच में ज्वाइन किया है तो पुराने लेक्चर नहीं मिलेंगे। आपको पुराने लेक्चर, पुरानी PDF और एक संडे को टेस्ट, हर संडे को टेस्ट होता है। पिछले संडे को टेस्ट हो भी चुका है, इस संडे को अगला टेस्ट होगा। सोमवार से लेकर शनिवार तक हम जो पढ़ेंगे, हर संडे उसका टेस्ट होता है। कम से कम 75 क्वेश्चन, मैक्सिमम 100 क्वेश्चन का टेस्ट होता है। ठीक है, हाँ, श्री राम द्विवेदी जी पूछिए, इंदुरेश जी, कोई भी डाउट है सभी लोगों को? ठीक है, पूछिए। क्लियर हुआ टॉपिक? चलिए, अगला लेक्चर होगा, उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। अगला लेक्चर पढ़ेंगे हम अगस्त कामटे के बारे में, क्योंकि हमने दुर्खिम को पहले पढ़ लिया था और दुर्खिम के हमने 5 लेक्चर पढ़े हैं। दुर्खिम को अच्छे से पढ़ के चलना था, याद रखिए। तो दुर्खिम के टॉपिक तो हमारे कवर हो गए, दुर्खिम की सारी अवधारणाएं हमने पढ़ ली। ठीक है, इसमें हमने संस्था पढ़ लिया है आपके समाजशास्त्र की अवधारणाओं में, क्योंकि डेली 2 लेक्चर होते हैं, एक थिंकर का और एक अवधारणाओं पर। तो संस्था क्या है, समिति क्या है, समाज क्या है, समुदाय क्या है, ये टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। कल का जो टॉपिक होगा इसके अंतर्गत अवधारणाओं में, उसमें हम पढ़ेंगे मानदंड, मूल्य और मानदंड के बारे में, कि समाज के मानदंड और मूल्य क्या होते हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज क्या होती हैं। इस पर कल के लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है,
कुछ वीडियो हमारे यूट्यूब पर भी अपलोड किए जाते हैं। सारे लेक्चर तो यूट्यूब पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। व्हाट्सएप चैनल का भी है, टेलीग्राम का भी है और हमारे एप्लीकेशन का लिंक भी। 500 रुपये प्रति माह पर ये सभी एग्जामों की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहले एक एग्जाम की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी कर ली, उसके बाद फिर आप अलग अलग स्टेट पीएससी की कितनी बार कोर्स खरीदेंगे। इससे अच्छा है कि पूरा समाजशास्त्र एक साथ पढ़ लीजिए। तो हमारा जो कोर्स है वो 5.5 से 6 महीने का है। 6 जुलाई को शुरू हुआ है। अगर आपने पूरा समाजशास्त्र एक साथ कवर कर लिया तो फिर आपको अलग अलग टुकड़ों में कोई एग्जाम के लिए बार बार कोर्स परचेस नहीं करना पड़ेगा। तो केवल 500 रुपये की फीस में ये पूरा कोर्स, महीने के 500 की फीस है, 6 महीने में कितना होता है 3000 रुपये। 6 महीने तक ये कोर्स आपका पूरा कवर हो जाएगा। लेकिन अगर आप पूरा साल भर तक इसको चाहते हैं, आपके पास वैलिडिटी साल भर की बनी रहे, तो फिर आप डायरेक्ट पूरा 5000 का एक कोर्स खरीद परचेस कर सकते हैं, या फिर आप 500 रुपये करके साल भर तक इस कोर्स को ऐसे ही बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो मुलाकात होगी आपसे अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे अगस्त कामटे के बारे में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।